बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। वैसे भी मैं काम से ज्यादा बातें करना ही पसंद करता हूँ, मगर फिर भी पता नहीं क्यों अपने आप को हर रोज यहीं पे अटका हुआ पाता हूँ और एक ही बात मुझे सताती है, आई मस्ट राइट, आई मस्ट राइट, आई मस्ट राइट। ये मेरी स्टडी, वो कमरा जिसमें मैं कहानियां लिखता हूँ, इसे मैंने खुद ही बनाई और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस एक शिकायत है मुझसे मिलने बहुत कम लोग आते हैं। पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि हम लेखक लोग हमेशा बिजी रहते हैं, सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरी प्यारी माँ भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। वो भी रोज चुपके से यहाँ आके बिना मुझे बताए मेरा खाना दरवाजे के बाहर छोड़कर चली जाती। इसलिए गर्मा गर्म खाना खाए मुझे अरसा बीत गया है। लेकिन जहां तक लिखाई का सवाल है, वो मैंने बहुत की, शायद जरूरत से ज्यादा ही की। कभी कभी जब मैं खिड़की से बाहर वाली दुनिया देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बहुत तेजी से गुजरती जा रही है मेरे सामने से। फिर मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे लिखने पर मजबूर करती है? रोज रोज पन्ने पे पन्ना, कहानी पे कहानी, उपन्यास पे उपन्यास। और जवाब बहुत ही सिंपल, यह है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं लेखक हूं, मैं मजबूर हूं। कभी कभी तो लगता है कि मैं पागल भी हूं। देखिए, घबराइए मत, और मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी को काटता वाटता या कुछ तोड़ता फोड़ता नहीं। हाँ, मुझ पर भटकाव के दौरे जरूर पड़ते हैं। मैं किसी से बातचीत में लगा होता हूं और मेरे कानों में कोई आवाज नहीं आती, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, बस सामने वाले के हिलते हुए होठ नजर आते हैं और मैं मुस्कुरा के जवाब दे रहा होता हूं। हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, जरूर जरूर, या बेशक बेशक, क्यों नहीं। और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा होता है, क्या बढ़िया कैरेक्टर है मेरी नई कहानी के लिए। जब मैं लिखता हूं तो मुझे मजा आता है, जब मैं प्रूफ्स पढ़ता हूं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही कहानी प्रिंट होकर आती है, मुझसे देखी तक नहीं जाती। मुझे लगता है जैसे ये बहुत बड़ी गलती है, मुझे लिखना ही नहीं आता, ये कहानी लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी। और फिर मैं अफसोस की गहराइयों में डूब जाता हूं। फिर लोग उसे पढ़ते हैं और कहते हैं, वाह, अच्छी है, काफी दिलचस्प कहानी लिखी है इस लेखक ने। लेकिन हाँ, वो टॉलस्टॉय वाली बात दूर दूर तक नहीं। और ऐसा ही होगा, मेरे मरते दम तक ऐसा ही होगा। मजे की बात है, आपके यहां आने से पहले मैं सोच रहा था कि ये लिखना मैं छोड़ दूं। फिर मैं करूंगा क्या? वैसे ये बात मैंने आज तक कभी किसी से खुल के नहीं कही, लेकिन आज की रात जब आप यहाँ थिएटर में आए हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिंदगी में लिखना छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा क्या करना चाहूंगा। बचपन से, हमेशा से ही मेरे मन में एक अभिलाषा रही है कि मुझे कुछ सूझ गया है, मैं जरा नोट कर लेता हूं। ये मुझे थिएटर शब्द से याद आया। अभी अभी एक कहानी का आइडिया दिमाग में आया है। ओह, माफ कीजिएगा, अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा था? खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। मेरे दिमाग में एक नई कहानी का आइडिया आया हुआ है, जरा देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगता है। कहानी शुरू होती है थिएटर में। सीजन का पहला नाटक प्रस्तुत होने जा रहा है। रंग प्रेमी दर्शकों का हुजूम है। चमचमाती बग्घियों में से बड़ी बड़ी हस्तियां उतरकर लॉबी में दाखिल हो रही। खूबसूरत लिबास, महंगे हीरे जवाहरात, इत्र और खुशबुओं में तरबतर अमीर लोग
एक दूसरे को हाथ हिला हिलाकर ग्रीट कर रहे हैं। कौन क्या पहना है, कौन कैसा दिख रहा है, इस बात पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही। नाटक कौन सा है, कैसा है, किसने लिखा है, इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं। हाँ, सिवाय एक आदमी, इवान इलीच चेरजाकोव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम इवान इलीच चेरजाकोव। नाइस टू मीट यू। ये मेरी पत्नी मदाम चेरजाकोव। हेलो मदाम। हेलो। आप वन मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी करने वाले इवान इलीच चेरजाकोव, अगर जिंदगी में नहीं कोई शौक था तो केवल एक, थिएटर। प्लीज वेलकम। थैंक यू। स्वभाव से बहुत ही आशावादी और महत्वाकांक्षी की एक दिन ये भी तरक्की करके बड़ा अफसर बन जाएंगे, इसलिए बहुत धीरज, मेहनत और लगन से काम करने वाले, अपने एकमात्र शौक के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार। इसलिए आज अपनी हैसियत से बाहर जाकर महंगे वाले आगे की क्लास में, लेकिन तभी भगवान की करनी कुछ ऐसी हुई कि थिएटर में एक महान हस्ती का प्रवेश हुआ, यानी स्वयं वन मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी जनरल मिखाइल ब्रासिलोव। गुड इवनिंग जनरल। हेलो मैडम। गुड इवनिंग। प्लीज वेलकम। और वो सभी बैठकर श्री रस्तोव का लिखा नाटक द बियर्डेड काउंटेस देखने लगे। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज आप यहाँ। ठीक है जी। एक्चुअली सर, मैं आप ही की तरह वन मंत्रालय में सेवारत हूँ, यानी कि एक तरह से आप ही की सेवा में रत हूँ, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी तो आप ही हैं। सर, मैं पेड़ पौधों के विभाग में उप प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त हूँ। बहुत बढ़िया काम हो रहा है आपका। जी, ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद सर। इस साल काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद सर। हाँ? बैठिए। माफ कीजिएगा सर, मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। क्यों नहीं? मदाम चेरजाकोव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? माय प्लेजर। आप कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। गुड इवनिंग मदाम ब्रासिलोव। मेरी पत्नी। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। मैं इनका पति, मेरा मतलब इवान इलीच चेरजाकोव। आप कैसी हैं मदाम? अच्छी हूँ। I'm sorry. Excuse me. नाटक अच्छा लग रहा है ना सर? पता नहीं, अगर देख पाऊँ तो शायद अच्छा लगे। सौभाग्य से मिले इस अवसर का लाभ उठाकर इवान इलीच चेरजाकोव आराम से बैठकर द बियर्डेड काउंटेस नाटक का आनंद लेने लगे। इस समय वो वन मंत्रालय के अपने अधिकारी की नजरों में अजनबी नहीं था। इस समय वो उनका मित्र नहीं तो परिचय के दायरे में अवश्य आ गया था, और ये उपलब्धि कहीं से भी कम नहीं थी। लेकिन तभी अचानक बिना किसी सूचना के, जैसे आसमान में बिजली चमकती है, इवान इलीच चेरजाकोव की गर्दन पीछे झुकी और I'm sorry sir. I'm really very sorry sir. कोई बात नहीं। Extremely sorry sir. कोई बात नहीं, सब कोई बात कैसे नहीं सर? सर, मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है सर। एक अक्षम्य अपराध। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊँ सर? सर, मैंने जो किया है वो नाकाबिले मुआफी है। कम से कम आपका सर पूछने की इजाजत।
पर छींका है, आपको पूरा सर गंदा कर दिया। सर आपको विश्वास दिलाता हूँ ये छींक सिर्फ एक एक्सीडेंट थी सर, कितना गंदा और घिनौना एक्सीडेंट। I'm sorry. ये नज़ला या जुकाम नहीं है सर। अगर आप चिंता कर रहे हैं इन्फेक्शन वगैरह का, तो मुझे लगता है धूल का कोई कण नाक में। लाख कोशिश करने के बावजूद इवान इस घटना को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। छींक जैसी शारीरिक रूप से छोटी और मामूली सी प्रक्रिया उसके जहन में पड़कर बहुत बड़ा आकार लेने लगी। इवान ने इस पूरी घटना को दोबारा अपने दिमाग में दोहराया, जिससे कि इस अप्रिय कांड की भयानक बारीकियां उसे स्पष्ट दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि छींक की आवाज उसे मैदानी जंग में दुश्मन द्वारा चलाई गई भयानक तोप की आवाज लगने लगी। Charming, sir. Thank you. Very charming. Thank you, lady. Indeed, it was charming. I was absolutely charmed by it. So what do you think, dear? Sir, It was charming. And the costumes and jewelry. Oh, beautiful. What do you think? Good छुआ मुझे। कौन छुआ? Yes. सर मैंने छुआ आपको, मैं इवान एलियन चेटर को आपको छूने वाला। जरा बच के। ये वही है, छींकने वाला। नहीं, घबराइए मत, मेरी सारी चीख निकल चुकी है, पूरी तरह से गया हूँ मैं सर। एक्चुअली मैं तो ये चिंता कर रहा था कि बाहर इतनी ठंड है, आपके गीला सा लेकर बाहर कैसे जाएंगे, आपको कुछ होना जाए सर। नौजवान तुम खामा परेशान हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ तुम्हें नाटक कैसा लगा? काफी मजेदार था ना? मजेदार? हाँ। हाँ, बहुत मजेदार। मैं तो सोच के पागल हो गया। सर इतने सालों बाद मैंने इतना अच्छा नाटक देखा है सर, बहुत मजेदार सर, बहुत मजेदार। तो तुम्हें सबसे मजेदार कौन सा सीन लगा? छींक वाला। जब मैंने आप पर छींका था सर उस सीन को माफ नहीं किया जा सकता। तालू मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, बरसात होने वाली और मैं दोबारा भीगना नहीं चाहता। बहुत अपने आप पे छिकवाते हो डियर, ये आदत अब छोड़ दो। ये दो छींकों के छींकटी स्लैक नहीं कि तुम्हारे जूतों पर भी छींक सके। सर बर्बाद हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया मैं। ये आदमी मेरा ट्रांसफर करा देगा, मुझे डिपार्टमेंट से निकलवा देगा, मुझे पेड़ पौधों के विभाग से हटाकर झाड़ झंकार और टहनी विभाग में भेज देगा। घर चलो इवान। क्या? तुम खामखा चिंता कर रहे हो। वो एक बहुत सी मासूम सी छींक थी और मुझे लगता है जनरल उस बात को अब तक भूल भी गए होंगे। क्या सचमुच ऐसा सोचती हो तुम? दिल से कह रही हो? नहीं, दिल से मैं भी अंदर से डरी हुई हूँ। और दोनों ही अपने दिलों में डर लिए हुए घर पहुंचे। तरक्की के सारे खुले हुए दरवाजे इवान के मुंह पर धड़ाम से बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों गया था मैं थिएटर देखने? और अगर गया भी था तो बालकनी में क्यों नहीं बैठा? अपनी क्लास, अपने तबके और अपनी हैसियत के लोगों के साथ। वहाँ तो एक दूसरे पर चीखना लोग पसंद करते हैं। इवान यार शांत भी हो जा। नहीं, मेरे ख्याल से मैं कल जल्दी घर जाऊँ और ठंडे दिल से आराम से और प्यार से उनको समझाऊँ, तब वो शायद मुझसे माफ कर देंगे। और मेरा ख्याल है उन्हें अब इस बात की याद ही ना दिलाओ तो बेहतर है। नहीं,
अगर मुझे एक दिन बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है तो मुझे वैसे ही बर्ताव करना पड़ेगा। अच्छा, अब अंदर चले या सारी रात घर के बाहर गुजारनी है? चले? तो इसी पसोपेश में रात बीती और सवेरा हुआ। अगले दिन चेड्याकोव जनरल से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। गुड मॉर्निंग जनरल। गुड मॉर्निंग। संयोग से वो दिन वन मंत्रालय के हर विभाग की पिटीशन सुनने का दिन, इसलिए जनरल से मिलने के लिए करीब 40-50 लोगों की एक लंबी लाइन लगी। चेड्याकोव अपनी बारी का इंतजार करने लगा। सुबह से दोपहर भी और दोपहर से फिर शाम। थैंक यू जनरल। नेक्स्ट। वो आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट नहीं हूँ सर, मैं लास्ट हूँ। लास्ट ही सही। लास्ट। हाँ जी बोलिए, क्या पिटीशन है आप? मेरी कोई पिटीशन नहीं है सर, मैं पिटीशनर नहीं हूँ। सर आप मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं सर? कल रात हमारी मुलाकात हुई थी बहुत जटिल परिस्थितियों में। मैं पिटीशनर नहीं हूँ सर, मैं छीकर हूँ। क्या? छीकर मतलब छीकने वाला। मैंने आपके सर पर छीका था सर, आपका पूरा सर गंदा कर दिया था। तो आज क्यों आया? मुझे थूकने के लिए? माफी मांगने, आपसे क्षमा प्रार्थना करने सर। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी उस छीक के पीछे कोई राजनीतिक या असामाजिक कारण नहीं था। मानवीय ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात और हिंसा से रहित वो एक दैवीय प्रकोप था सर। सर अपने चेहरे के ऊपर उगे हुए इस अंग के लिए मेरे दिल में जरा भी स्नेह मोह नहीं है। सर सारा कसूर इस कमीनी नाक का है। अपराधी ये है सर, सजा इसे दीजिए। लेकिन उसके पीछे जो शरीर है वो बेकसूर है सर, उसे छोड़ दीजिए। सर इस नाक को जेल में डाल दीजिए, इसे देश निकाला नहीं दीजिए सर। मुझ पर दया कीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नौजवान, मुझे तुम्हारी नाक से कोई नाराजगी नहीं है। मेरे पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम पड़े तो मेरी सलाह लो, तुम घर जाओ, जाके गर्म पानी से नहाओ, ठंडे से नहाओ। तुम्हारे मन में जो आता तुम वो करो, लेकिन ऐसी बेवकूफी भरी बातों से मुझे दोबारा परेशान मत करना। समझ गए? और सुबह से लेकर शाम तक बस ये गड़बड़ी सुनो। थैंक यू सर। भगवान आपका भला करे सर, आपकी पत्नी का भला करे, आपके बाल बच्चों का भला करे सर। जाइए ना प्लीज। प्लीज। सर आपका हर दिन सुहाना गुजरे सर, तो आपकी हर रात दिन से भी ज्यादा सुहानी गुजरे सर। अब जा सकते हैं। जाइए ना। सर आपकी खिड़की पर हर सुबह कोयल कूदती है सर। सर आपकी कॉफी हमेशा खुशबूदार और गर्म रहे सर। जाइए ना प्लीज। सर आपकी इस कुर्सी को प्रणाम जिस पर आप बैठते हैं। सर आपकी इस वर्दी को भी प्रणाम जो आपको समेट कर यहाँ बैठती है सर। आप बच जाइए, मैं ही चला जाता हूँ। हाँ? थैंक यू सर। ओह गॉड, कितना खुश हूँ मैं। घर लौटते हुए मारे खुशी के ईवान के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। जीवन फिर कितना सुंदर और प्यारा लगने लगा। गीत, संगीत और आनंद से भरा हुआ, जैसे कि स्वर्ग। कितना खुश हूँ मैं। लेकिन फिर भी घर पहुंचकर एक नए विचार ने ईवान को झंझोड़ दिया। क्या मेरे साथ कोई क्रूर मजाक किया गया है? क्या जनरल ने इन्हें जानबूझकर उल्लू बनाया है? अगर वो मुझे सजा नहीं देना चाहते तो इतना तड़पा क्यों रहे हैं? अगर सचमुच छींक एक मामूली चीज थी तो जनरल चैन से सोने क्यों नहीं दे रहे बेचारे को? क्या पूरी रात इसी तरह गुजरेगी, करवटें बदलते हुए? ये बर्दाश्त के बाहर। मुझे गुस्सा आ रहा है। और इसी गुस्से में जलते भूनते टहलते हुए रात कटी और सुबह हुई और इन्होंने अपनी बीवी को आवाज दी, सोनिया। सोनिया! क्या हुआ ईवान? मेरा अपमान क्या गया सोनिया? तुम्हारा अपमान कौन करेगा ईवान? तुम कितने भले और सीधे साधे इंसान हो। लेकिन किया है, मेरा अपमान किया है। और जानते हो किसने? वन मंत्रालय के मंत्री जनरल ब्लासिलोव ने। अच्छा, क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? साला कुत्ता, उस हरामी ने इतनी चालाकी और बारीकी से मेरा अपमान किया कि किसी की पकड़ में भी ना आ सके। वो जितना चालाक है ना, उतना बेरहम भी है।
उसने ऐसी तिकड़म बनाई और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसके दफ्तर जाऊं, उसके पांव पर गिरकर भिखारी की तरह भीख मांगू और गिड़गिड़ाऊं। तो क्या तुम इतना नीचे गिर गई बात? लेकिन तुम घबराओ मत, अब मैं उसे बताऊंगा मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। अब समय आ गया है जब सर्वहारा वर्ग अपनी आवाज उठाए। इस धरती पर क्रांति लानी होगी जहां सब बराबर होंगे। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब। किसी भी राष्ट्र, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी वर्ग के व्यक्ति को आजादी होगी कि वो अपने अवसर पर छींक सके। अब इस बार अपमान उसका होगा सोनिया, मेरे द्वारा। ईवान रुको, ईवान। नेक्स्ट। मैं लास्ट हूं सर। लास्ट ही सही, लास्ट। हाँ बोलिए, बोलिए। बोलिए, आप कह रहे हैं बोलिए। आपने मुझे पहचाना नहीं सर? थोड़ा ठीक से चेहरा देखिए मेरा, मैं वही हूँ। वही कौन? चेरत्याकोव सर। मैं फिर से वापस आ गया, बिना ठंडे या गर्म पानी से नहाए। अरे इस गंदे आदमी को किसने अंदर आने दिया है? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? अब आप पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। आप इतने बड़े मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री, सबसे ऊंचे वर्ग के व्यक्ति एक निम्न मध्यम वर्गीय कर्मचारी से पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। आपको यहाँ बैठे हुए अच्छी तरह मालूम है कि जीवन में कहीं भी समानता नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शासक हैं, दूसरे जो शासित हैं। एक जो आदेश देते हैं, दूसरे जो उसका पालन करते हैं। एक जो सर झुकाते हैं, दूसरे जो सर झुकाते हैं। एक जो अपमान करते हैं, दूसरे जो अपमानित होते हैं। फिर भी आप पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? तुम इतना बड़बड़ मत करो, बोलो क्या चाहते हो तुम? मैं आपको बताता हूँ सर मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ छींक के लिए। शायद पिछली बार मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया। वो छींक सिर्फ एक एक्सीडेंट थी सर, एक प्योर एक्सीडेंट। बेवकूफ, निकल यहाँ से, बाहर जा और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? और अगर दिखाओ तो मैं तुझे जिंदगी भर के लिए सैफीना भिजवा दूंगा। नहीं सर। इधर आओ, इधर आओ। नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या है? साले के कीड़े, मेरे फ्रिज के अंदर। तू छू नहीं, तू रह बस, तू कुछ नहीं है, समझा? तू कॉकरोच का मामा है, तू मच्छर का भतीजा है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। मेरी कुर्सी पे बैठ के खड़ा हो, मेरी जिंदगी से चला जा। सॉरी सर। चेरत्याकोव के भीतर कहीं कुछ टूट गया। ऐसा कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहन, बहुत जैविक और प्राण प्रेरक था। जो कुछ टूटा था उसे दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं। उसके शरीर से कुछ ऐसा निचुड़ गया था जिसे मिट्टी कहा जाता है। सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही साधारण था। चेरत्याकोव घर गया, कोट उतारा, सोफे पर बैठा और
दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, ऐसा है नहीं। दर्द कहाँ पे है फादर? केवल एक दांत नहीं, पूरे जबड़े में दर्द हो रहा है। कब से है ये दर्द? 10 साल। 10 साल? अरे कल सुबह से दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 10 सालों से दर्द हो। मैंने जरूर कुछ बड़े पाप किए हैं जो ईश्वर मुझे सजा देने में लगा हुआ है। डॉक्टर साहब कहाँ पर? डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब हाँ, डॉक्टर साहब तो अपने किसी काम से छुट्टी पर गए हुए हैं, पर उन्होंने अपने मरीज की देखभाल मेरे जवान और काबिल हाथों में छोड़ रखी है। क्या तुम डॉक्टर हो? जी बिल्कुल, बस एक डिग्री भर को छोड़ दिया जाए तो हर सूरत में मैं एक होने वाला डॉक्टर हूँ। तो फिर मैं भी एक होने वाला मरीज हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे और डॉक्टरी के बीच में बस एक डिग्री की औपचारिकता भर रह गई है। हुनर तो मेरे अंदर है ही, बस डॉक्टरी का टाइटल वन नहीं है। फादर, फादर मैं आपके सामने हाथ फैलाता हूँ फादर, मेहरबानी करके मुझे बस एक मौका दे दीजिए फादर। फादर प्लीज, प्लीज फादर। थैंक यू फादर, थैंक यू। आइए फादर, आइए फादर, आइए बैठिए फादर। आज तो ईश्वर ही बचाया मुझे। हम बैठना भी दुश्वार हो गया। नसें सूज गई हैं, बस एक बार बाहर निकाल दिया तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा। क्या तुम नशे निकालने वाले हो? नहीं, वो जो नसों से जुड़ा हुआ है ना, बस एक मामूली सी सर्जरी। क्या हुआ? सिगरेट सॉरी फादर, आप कहिए तो मैं तो बस इसे थोड़ी चुस्ती के लिए पीता हूँ। पियो, सिगरेट पियो। ओके, तो अब मैं देखता हूँ कि माजरा क्या। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ नरमी से पेश आना, तकलीफ मत दो। फादर, साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, और फिर एक बार काबिल हाथों में आ जाने के बाद तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको नरमी चाहिए तो नरमी मिलेगी, मिलेगी। तो चलिए अब मेहरबानी करके अपना मुंह खोलिए। हाँ, आप मुंह खोलिए प्लीज। मैं कितना ही अनुभवी क्यों ना हूं, पर इतना तो मैं जरूर जानता हूँ, मुंह खोले बिना दांत बाहर नहीं निकाला जा सकता। वैसे मुझे दांत खींचना काफी मुश्किल होगा। चलिए अब मेहरबानी करके मुंह खोलिए। नरमी से पेश आ। मैंने आपसे वादा किया ना। बचपन में भी मुझसे कई ऐसे वादे किए गए, मैं भी आपके दांतों की जांच कर रहा हूँ। दर्द का सवाल ही नहीं उठता। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। तो मैं एक नई
इतना बड़ा छेद है कि एक घोड़ा गाड़ी उसमें से आराम से निकल जाएगा। क्या है? देखने में भी बहुत ही भद्दा और बदबूदार है, लेकिन अब अगर यही मेरा पेशा है, मुझे इसकी आदत डालनी चाहिए। चलिए, तो मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, मुंह खोलिए फादर। नरमी से अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने माँ के पास हो। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है। नरमी से अब मैं नरमी से इसमें फूकूंगा। हाँ, एक मिनट फादर। हाँ, ओके फादर। फादर, आपको एक बात बतानी है, आपकी नसें सूजी हुई हैं। हाँ, साइंस इतना तरक्की कर गया, आज भी दांतों में फूका जाते हैं। अभी भी इसका पूरा नतीजा सामने नहीं आया है। इस क्षेत्र में भी और रिसर्च करने की जरूरत है। बहुत कुछ डॉक्टर के सांस के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। हाँ, इससे क्या करोगे? दांत बाहर निकालना पड़ेगा फादर। बस आपके पलक झपकने की देर है, वो बाहर होगा। रेडी? नरमी से पेश। सर्जरी कुछ भी नहीं है फादर, बस मजबूत हाथ होने चाहिए। हाँ? वैसे भी ये दांत हमें तकलीफ नहीं देगा। मानता हूँ कि हमें कुछ दांत परेशान करते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब जड़ें गहरी होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से आपने कम जड़ें गहरों के लिए जरूर प्रार्थना की होगी। हाँ? चलिए। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हें बहुत चुस्ती दे और बहुत अच्छी सेहत दे। आमीन। रेडी फादर? हाँ, मुंह खोलो। फादर, आराम। खोलो ना मुंह। मेरा हाथ छोड़ो फादर। मेरा हाथ छोड़िए। मेरा हाथ छोड़िए। ठीक है फादर, मेरा हाथ मत पकड़िएगा। ऑपरेट करिए फादर। देखिए, एक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसका पेशेंट उसे कोऑपरेट ना करे। हाँ? नरमी से पेश। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। देखो, अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे ना, तो इस पॉइंट से तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। देखिए फादर, आप चाहते हैं ना कि मैं आपका इलाज करूं? चाहते हैं ना आप? कोऑपरेट करिए फादर। मैं नरमी से पेश आऊंगा। मैं नरमी। हाँ? देखिए, मैं कैसे नरमी से पेश आऊंगा। हाँ, मुंह खोलिए। नरमी से अभी हिलना मत। पहले जरूरी ये है कि अच्छी पकड़ बना ली जाए ताकि ये दांत का ऊपरी हिस्सा न टूट जाए। अब ये शैतान मेरी पकड़ में आ गया है।
ईश्वर करे ऊपर भी तुम्हें ऐसे ही खींचा। Oh no! मुझे पता था दांत का अपनी हिस्सा टूट गया। मैंने आपसे कहा था हिलिएगा मत। चलिए वापस बैठिए कुर्सी पर, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। कसाई, मैंने जरूर कुछ बड़े पाप किए जो ईश्वर मुझे सजा देने में लगा। गंवार कहीं के, तेरे दांतों से ज्यादा ठोस तो तेरा दिमाग है। चल वापस कुर्सी पर बैठ, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब अगर मेरे मुंह में उंगली डाली तो कच्चा जवान। देखो, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। आखिर सवाल हम मेरे पेशे की इज्जत का है। चल। फादर, मैं नरमी से पेश आऊंगा। अगर मैं खुद कह सकता हूं तो मैं कहूंगा कि मैं दूसरों की पत्नी को सेड्यूस करने में दुनिया का सबसे माहिर आदमी। ये मैं गर्व से नहीं बल्कि रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूं। ये अनगिनत आंकड़े खुद बोलते हैं। जिन लोगों को ये बेहद रोमांचकारी और खतरनाक खेल खेलने में रुचि है वो कागज और कलम निकालकर मेरे नोट्स लिखना शुरू कर दें। अब मैं अपने कुछ तरीके बताऊंगा। अपने बचाव के लिए विवाहित स्त्रियां भी नोट करें, पर अगर वो मेरी अगली शिकार है तो फिर लिखने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा बार आज तक खाली नहीं गया। तो ठीक है, इस खेल के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है। संयम,
करने की और डटे रहने की शक्ति नहीं है, उन्हें कोई और खेल चुन लेना चाहिए, जैसे कि गिल्ली डंडा या फिर कंचा। सिडक्शन का खेल उनके लिए नहीं। तो किसी और की पत्नी को सेड्यूस करने के लिए तुम्हें अपने आप को उससे जितनी दूर हो सके रखना होगा। मैं तो कहता हूं उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, अगर कर सको तो पूरी तरह नजरअंदाज कर दो। घबराइए नहीं, हम उस तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके पति के जरिए। अब आप एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। मान लीजिए कि इस हफ्ते मैं किसी के प्यार में दीवाना हूं। ये सोचकर कि वो अपने पति के साथ यहां से गुजरेगी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मेरा रोम रोम उसे बाहों में भरने के लिए बेकरार है। लेकिन एक एक्सपर्ट ऐसा नहीं करता। मैं अपने आप को बर्फ की तरह ठंडा कर लूंगा। गौर करिए, मेरे दिल की धड़कन अपने पति के साथ यहीं आ रही है। कोई ऐसा अकेले कैसे बैठ सकता है? अरे ये तो मेरा दोस्त पीटर है। एक सेकंड। पीटर, हाय, तुम यहाँ कैसे? काफी अच्छे लग रहे हो। ध्यान दीजिए, मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा। धन्यवाद। और तुम तो हमेशा ही अच्छे लगते हो। अब माफ करना, इरीना, क्या तुम मेरी पत्नी इरीना से मिले? अच्छा हाँ, वेस्कोविक्स के यहाँ डिनर पर तो तुम दोनों एक साथ बैठे थे ना? इरीना, मैं नहीं जानता कि जनाब ने तुमसे क्या कहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं, ये निहायत ही नालायक, अविवाहित और एक बेजोड़ निशानेबाज है। अब इससे ज्यादा तुम्हारे बारे में क्या? वैसे हम सेट पर निकले थे, तुम भी चलो हमारे साथ। और नहीं, क्या है कि अभी अभी मेरी जिंदगी में प्यार का एक नया झोंका आया है और मेरे पैर ही जम गए हैं। अब जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, मैं इस जगह से नहीं जा सकता। वाह दोस्त, तुम्हारा अभी कोई जवाब नहीं। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खूबसूरत और हसीन हो। अगर हसीना से तुम्हारा मतलब है कोई परी या फिर जन्नत की हूर से है, तो तुम्हारा इरादा एकदम सही है। कोई दिक्कत? वही उसका पति। मुझे तो लगता है कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगी। क्या बात करते हो दोस्त, मैं तो तुम पर बेट लगा सकता हूँ। और तुम तो जानते हो, जब तक जीत निश्चित नहीं हो, मैं अपना दाव नहीं खेलता। पीटर, हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। क्या कहते हैं, कभी कभार तो अपनी कारीगरी पर खुद ही हैरान रह जाता हूँ। बात करना तो दूर, हम दोनों की नजरें तक नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में कितना खुद जान गई। एक कि मैं एक जाना माना अविवाहित नौजवान हूँ। दो, किसी के प्यार में दीवाना, एक रूहानी औरत के लिए बेहद आकर्षक। तीन, मैं एक जाबाज खिलाड़ी हूँ, उसके थके हुए पति से ठीक विपरीत। चार, और सबसे जरूरी, औरतों के लिए खतरनाक, आज की तारीख में वो मुझसे नफरत करती है। पांच, क्योंकि मैं शैतान हूँ, मेरे इरादे बेशर्मी की हद तक साफ है। और छह, उसका ख्याल है कि उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं। माफ कीजिए, अगर मैं अपनी चालाकी से उभर नहीं पा रहा हूं, तो आपने सब नोट कर लिया। अब यहां से खेल थोड़ा सा पेचीदा है। अगला कदम है सम्मोहन, लेकिन आंखों से नहीं, बल्कि जहरीली जुबान से। ठीक उसी तरह जैसे कि एक जहरीला सांप अपने शिकार की ओर बढ़ता है। और सबसे खास बात यह कि इसका अच्छा जरिया है खुद उसका पति। अब देखिए कैसे ही अचानक एक दिन इसी पार्क में मैं उससे फिर मिल जाता हूँ। पीटर, कैसे हो तुम? गुड। क्या हो, कहीं जा रहे थे क्या? ऐसे ही टहल रहा था। तो आओ ना, बैठते हैं थोड़ी देर। हाँ, क्या बात है पीटर, तुम काफी उदास नजर आ रहे हो। ओह, अब समझा, लगता है तुम्हारा निशाना सही नहीं बैठ रहा। निकोलस, मैं क्या करूं? मैंने उस दिन के बाद तो उसे देखा ही नहीं। मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी उन औरतों के पीछे गुजार दूंगा जिन्हें मैं कभी अपना ही नहीं सकता? नहीं पीटर,
वैसे मुझे तुमसे बहुत जलन होती। मुझसे मुझसे किस बात की जलन? तुम्हारी शादी तुम्हारे खूबसूरत पति से। सच? उसमें ऐसा क्या है? ऐसा उसकी सुंदरता, शालीनता, अरे सब कुछ, और सबसे ज्यादा तुम्हारी तरफ देखने का तरीका। मेरे बदन में बिजली दौड़ जाती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं तो फिर कोई सिरन? मैं मान ही नहीं सकता कि उसकी देखने से तुम्हें कोई सिरन नहीं होती। होती है पीटर, होती है। अब तुमको सच बताऊं तो मैं तो हर बार से हट जाता हूँ। वो एक आदर्श नारी है निकोलाइस। हाँ, तुम्हें तकदीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें कैसी पत्नी मिली। पीटर, भगवान करे तुमको भी ऐसी ही पत्नी मिले। हे भगवान, मुझे डॉक्टर के पास जाने में देरी हुई। क्या वो पीटर, तुम्हारा किसी चीज का इलाज चल रहा है? हाँ, मेलेंथली। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। अपनी हसीन पत्नी को मेरा हेलो जरूर बोलना। जरूर। और प्लीज उसके सामने ये सब मत दोहराना। उसका नाजुक मिजाज ये नहीं सहन कर पाएगा। घबराओ मत पीटर, मैं नहीं दोहराऊंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओ मेरे ख्वाबों की मलिका, कहाँ हो तुम? कहाँ है ये तो मुझे मालूम है, पर सवाल ये है कि वो कितनी जल्द मेरी हो सकती है। अभी और भी काम बाकी है, लेकिन मेरा नहीं, मेरे साथी और मददगार का। अरे हाँ, आज मेरी मुलाकात पीटर से हुई। अरे हाँ, आज मेरी मुलाकात पीटर से हुई। कौन? पीटर, जिससे हम पार्क में मिले थे, वो आकर्षक आदमी याद आया? हाँ मुझे याद है, बड़ा ही गिरा हुआ आदमी है वो। अरे तुम्हारी राय बदल जाएगी जब तुम जानोगी कि वो तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उस बोले की बातों में। पर वो तो बहुत तारीफ कर रहा था, तुम्हारी खूबसूरती, शालीनता, और पता है उसके हिसाब से तुम में एक आदमी को अलग ढंग से प्यार करने की ताकत है। और तुम्हारी आंखों के बारे में कह रहा था कि तुमने इतने प्यार से देखा था, वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी किताब। और क्या कह रहा था? वही जो मैंने तुमको बताया। तुम तो कह रहे थे कि हाँ, तो फिर तुम चुप क्यों हो गए? अगर वो बोलता ही गया तो तुम भी मत रुको, या तो बताते रहो या फिर सोचो। अच्छा बाबा बताता हूँ। वो कह रहा था कि उसे मुझसे जलन होती है, काश कोई उसकी तरफ भी वैसे ही देखता जैसे तुम मेरी तरफ देखती हो। हाँ, वो उस दिन पार्क में याद है, वो तुम्हारी तरफ देख रहा होगा जब तुम मेरी तरफ देख रही थी। तुमको पता है मेरा पूरा बदन से उठा था। मेरे देखने की वजह से? हाँ, पर तुम तो उसकी ओर देख रहे थे, तुम्हें क्या मालूम कि मैं कहाँ देख रही हूँ? मैं तो फूलों की ओर देख रही थी, किसी और कारण से सीधे हो। देखो मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मैं बस तुमको कहना चाहता था कि तुम मुझे पसंद है। मुझे लगा था तुम्हें जानकर खुशी होगी। मुझे कोई खुशी नहीं हुई है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऐसी बातें सुना। फिर कब मिल रहे हो उसे? कल लंच पर। मुझे लंच का विषय मत बनाना, बोल देना उसे। और उसने क्या कहा ये मुझे डिनर पर बताना। गुड नाइट। गुड नाइट माय लव। गुड नाइट लाला। कभी कभार तो अपनी शक्तियों पर खुद ही हैरान हो जाता हूँ। मैं ना सिर्फ उसकी मन की रुचि जगाने में कामयाब रहा, बल्कि अब उसकी दिल की धड़कनें मेरा नाम सुनते ही तेज हो जाती है। उसी आदमी का नाम जिसे 2 मिनट पहले उसने बेकार और नकारा कहा था। ध्यान दीजिए, ये सब तब हुआ जब मैं आराम से अपने घर में बैठा शाल ले रहा था। अगले दिन मेरे उसके पति से फिर मुलाकात हुई, इसी पार्क, इसी बेंच पर। अरे कल मेरी मुलाकात माइक्रोसॉफ्ट से हुई। ये आर्टिस्ट, उसे एक नई मॉडल की तलाश है। उसने
कहा एक सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए। मैंने तो कहा कि मैं बिल्कुल वैसी एक रशियन ब्यूटी को जानता हूँ, और उससे खुद बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तुम अपनी पत्नी से क्यों नहीं बात करते? मेरी पत्नी से? किस लिए? मॉडल बनने के लिए, और किस लिए? दुनिया भर की नजरों से यूं ही महरूम रह जाएगा। हाँ? दुनिया भर की नजरों से? हाँ? सच? हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो पीटर। तो फिर तुम उससे बात करोगे? हाँ, मैं उससे बात करूंगा। पक्का? पक्का मैं उससे बात करूंगा पीटर। फिर मैंने उसे कह दिया कि मैं तुमसे बात करूंगा, तो बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा ख्याल है कि ये सब बकवास है। तुम कुछ ठीक से याद नहीं रखते। क्या कहा था उसने तुमसे? मतलब क्या वाकई उसने मुझे रशियन ब्यूटी कहा था? हाँ, और उसे तो ये भी कहा था कि कितने दुख की बात होगी अगर इतना खूबसूरत चेहरा दुनिया भर की नजरों से महरूम रह जाएगा। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? उसने और भी कुछ कहा था? हाँ, वो खूबसूरत चेहरा। उसने वो खूबसूरत चेहरा कई बार कहा था। उसे तो आदत है बढ़ा चढ़ा के बोलने की। उसने कितनी बार कहा था? एक बार, दो बार, कितनी बार? आराम से, आराम से। अब इतनी सारी चीजें याद रखना आसान थोड़ी ना होता है। कोई बात नहीं, आगे लिख लिया करो। हाँ, क्या आपने मुझे कभी उसके आसपास देखा है? बातचीत की, लव लेटर्स लिखे? नहीं ना। लेकिन फिर भी उसे मेरे हर शब्द का इंतजार रहता है। अब इस चीज को सिर्फ 2-3 हफ्ते और चलाना है। उसकी सहन शक्ति कमजोर हो रही है। वीकनिंग। शी इज वीकनिंग। पता है, अब उसे देखकर मुझे लगता है कि उसका दिमाग कहीं और है, किसी और औरत पर। और हाँ, किसके साथ? उसने किसी औरत का नाम लिया है? नहीं, वो तो उसके नाम पर आज भी नहीं आने देगा। उल्टा वो तो पूरे दिन तुम्हारी तारीफ करता रहता है। पर अब तो मुझे उस पर दया आती है। छोड़ो भी नहीं की। अरे हाँ, तुम उसे डिनर पर इनवाइट क्यों नहीं करते? किया था, पर कल वो काफी व्यस्त है। तो फिर परसों? परसों भी। तो फिर अगले हफ्ते, अगले महीने, कभी भी? क्या वो कभी नहीं खाता? खाता तो है, पर वो किसी काम में व्यस्त है। दरअसल उसने मुझे कहा था कि वो उस काम को खत्म होने में कुछ महीने लग जाएंगे। जैसे पता है, उसके हिसाब से तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। मॉडलिंग? हाँ, भला वो क्यों? अब एक सेकंड, इस बार मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। हाँ, उसने कहा इतनी आकर्षक और सेंसिटिव औरत के लिए घर की चारदीवारी में कैद रहना पाप है। ये भगवान, उसने ऐसे कहा? हाँ, और ऐसी औरत के लिए रोजमर्रा के काम नहीं बने हैं। निकी, मुझे और एक कुछ सेकंड। नहीं सुनना। ऐसे स्वभाव को समय और स्थान में नहीं बांधा जा सकता। निकी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। और फिर उसने कहा अगर मैं इतना व्यस्त नहीं होता तो मैं उसे तुमसे चुरा कर ले जाता। तुमने ऐसे कहा? हाँ, देखो ना, लिखा है यहाँ। बहुत जरूरी है कि तुमने उससे क्या कहा? मैंने उसे कह दिया कि भाई तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, मैं लड़ाई नहीं। तुम मेरे बारे में और कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बात सुनो। अब तुम उसके सामने मेरा जिक्र भी मत करना। पर मैं कहाँ करता हूँ, वही हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। और तुम्हें पता है, उसने मुझ पर ही आरोप लगाया कि मैं तुम्हें नहीं समझता। कहता है कि अगर वो मेरी जगह होता तो तुम्हारे ऊपर उपन्यास लिखता, जिसका नाम होता द पैशनेट एंजल। वो बिल्कुल सनकी है। वो मेरे लव लेटर्स को उस तक पहुंचा रहा है। और मुझे संकी कहता है, मुझे। चलिए देखते हैं हमने अभी तक क्या हासिल किया है।
जल्द मेरी बाहों में आने के लिए बेकरार है। इसे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक मैं हूं जो इसे समझ सकता है। इसका पति जम्हाई लेते हुए मेरी सारी बातें इस तक दोहराता है, लेकिन इसे सुनाई देती है सिर्फ मेरी आवाज। इसके दिल में गूंजते हैं सिर्फ मेरे शब्द। मेरा मीठा जहर अपना असर दिखा रहा है। सिडक्शन के बिजनेस में दया की कोई जगह नहीं होती। अब देखिए, मैं अपना आखिरी दांव कितने प्यार से खेलता हूं। नरम दिल वालों, अपना मुंह फेर लो। इसके बारे में एक शब्द भी नहीं। पर यही तो उसने भी यही कहा कि तुमसे जाकर कुछ ना कहूं। उसने कहा कि तुम इतनी भोली हो, मासूम हो कि तुमसे किसी और का दुख नहीं देखा जाएगा। दुखी? वो तो एकदम उदास है और गमगीन है, परेशानियों की गहराइयों में डूबा हुआ है। पर क्यों? क्या हुआ उसे? अकेलापन। वो कहते हैं कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं जो उसे समझ सके। तो क्या वो ये नहीं जानता कि हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं? क्या वो ये नहीं जानता कि हम उसे कितना पसंद करते हैं और रोज बातें करते हैं? क्या वो ये नहीं जानता कि हम उसके साथ होने के लिए कितना तड़प रहे हैं? मैं और तुम। हाँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी। मैंने तो उसे ये भी कहा कि आओ और हमारे साथ डिनर करो, पर वो कहता है कि वो किसी का सामना नहीं कर सकता। वो तो इतना परेशान है कि अपने घर पर भी नहीं रह पा रहा है। वहीं उसी पार्क में जहाँ मुझसे मिले थे, वहीं घूमता रहता है इधर से उधर। कौन से वक्त? शाम के वक्त। खैर, कल हमें वेस्कोवेक्स के यहाँ से डिनर का निमंत्रण आया है, तो क्या 8 बजे ठीक रहेगा? नहीं, मुझे आंट सोफिया के यहाँ जाना है। वो बीमार है ना। मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, या फिर उसके थोड़ी देर बाद। प्लीज, कहानियों की जरूरत नहीं है। ये मैं खुद अकेले नहीं कर सकता था। मेरा अच्छा दोस्त, साथी, उसका पति भी तारीफ की उतनी हकदार है। उसी ने उसे ऐसे लुभाया कि वो पूरे रास्ते दौड़ते हुए आई। न जाने कितने दिनों से मैं इस तूफान में फंसी हुई हूँ। तुमने कितनी चतुराई से मेरे पति का इस्तेमाल किया है मेरी चाह को जगाने के लिए। तो मैं जानती हूँ कि पिछले 7 साल से सोई हुई है। तुम सिंसियर हो भी या नहीं, लेकिन तुमने मेरे अंदर ऐसी कामना और तड़प को जगाया है जो मुझे पता ही नहीं था। उम्मीद है तुम मेरी तारीफ करते हो और मैं खींची चली जाती हूँ। मुझे ऐसे ऐसे ख्याल रहते हो और मैं कमजोर हो जाती हूँ। मेरे हर बंधन में ब्यूटीफुल बात करते हो
और मैं चली जाऊंगी। ना ही कभी तुमसे बात करूंगी और ना ही कभी मिलूंगी। Joyce, my dearest, sweetest love of my life is yours. Thank you. पीटर सरियोनिच, दूसरों की बीवियों को सीड्यूस करने वाला ये फॉर्मर सीड्यूसर उस दिन के बाद केवल कुंवारी कन्याओं पर ध्यान देने लगा। उसके बाद उसके जीवन में ऐसी कन्या आई जिसे इस बैचलर को शादी करने पर मजबूर कर दिया। आज वो एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा है। लेकिन जब भी कोई डैशिंग यंग ऑफिसर इसकी खूबसूरत जवान बीवी की तारीफ करता है तो ये चौकन्ना हो जाता है। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? कौन है? कौन है वह? तुम अंधेरे में नजर नहीं आ रहे हो। मैं हूँ सर। मैं सोच रहा था कि आप कुछ मनोरंजन पसंद करेंगे। मनोरंजन? किस प्रकार का मनोरंजन? आप समझ गए सर। मनोरंजन, मौज मस्ती, आप समझ गए ना? देखो मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, मगर मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। शरीफ आदमी से ऐसे बात करते हैं? चलो निकलो यहाँ से, चलो। सर मैं कसम खा के कहता हूँ, इससे पहले आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता सर। क्या आप बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है? उत्सुकता तो हमारा पेशा है, मगर शराफत के दायरे में रहकर। आप ठीक कह रहे हैं सर। आप जैसे सेंसिटिव आदमी के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया। सुनो। हाँ तुम। तो आखिरकार मैंने आप में उत्सुकता जगाई थी सर। देखो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस प्रकार के मनोरंजन की बात कर रहे थे। क्या आप एक डूबे हुए आदमी को देखना पसंद करेंगे? माफ करना, क्या? सर, एक आदमी जो समुद्र के पानी में डूबकर मर गया हो, जिसके फेफड़ों में समंदर का पानी भर गया हो,
देखने के लिए आप कितने पैसे देंगे सर? पैसे? एक डूबते हुए आदमी को देखने के पैसे मैं क्यों दूंगा? अरे अगर कोई मुझे पैसे दे तो मैं डूबता हुआ आदमी ना देखूं। डूबते हुए आदमी को देखने का क्या तुक है? तुम पागल हो। 3 रूबल सर, बस 3 रूबल। 3 रूबल में आप उसे डूबने से पहले, डूबते वक्त, पानी में तड़पते हुए और फिर सबसे आखिरी में डूबकर मर जाने के बाद भी देख सकते हैं। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मतलब वो अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है, चल फिर रहा है। सर, वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि आपके सामने खड़ा है और चल फिर रहा है। तुम 3 रूबल के लिए पानी में कूदोगे और सुसाइड के पैसे मुझसे मांग रहे हो। सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। देखिए, मैं पानी में डूबने की सिर्फ नकल करता हूँ। मैं पहले ठंडे पानी में कूद जाता हूँ, फिर इधर उधर हाथ पांव मारने लगता हूँ, ये दोबारा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता हूँ, फिर पानी के अंदर जाकर बुलबुले निकालता हूँ, फिर मरे हुए आदमी की तरह फ्लोट करता हुआ बाहर आ जाता हूँ। ये सब आपको सिखा देता है सर। 3 रूबल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के और ग्रुप के लिए एक्स्ट्रा रेट। 2 मिनट में शो शुरू होता है। क्या कहते हैं? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ खड़े होके तुम्हारे साथ तुम्हारे ही डूबने के दाम की चर्चा कर रहा हूँ। सर, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि समाज की ओर इशारा करता हुआ एक दिलकश खेल है, एक ड्रामा है, जो दुख भरा न होकर विडंबनाओं से भरा हुआ है, खुद अपने कॉमिक फीचर के कारण। कॉमिक? अब इसमें कॉमिक क्या है? सर, मैं पानी में कूदकर अपने मुंह फुलाकर अपनी आंखें बाहर निकाल लेता हूँ। फिर सर, मैं जोर जोर से बचाव के लिए सुअर की तरह चिल्लाता हूँ। इस इलाके में बस मैं ही ऐसा कर सकता हूँ सर। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्यों मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हारी बर्दाश्त बकवास कर रहा हूँ यार। इस बार मेरा 100 बहुत हिट हुआ। अगस्त में तो हाउसफुल चला था सर। क्या कहते हैं, आपका डिनर शो बुक कर दूं? डिनर शो? मतलब? सर, मैं यहाँ से पानी में कूदूंगा, फिर इधर उधर हाथ मारकर एक मोटी सी मछली पकड़ूंगा और आपकी तरफ फेंक दूंगा। यहाँ की बॉलीवुड बहुत फेमस है सर। क्या बकवास कर रहे हो यार? सर, आपको थोड़ा जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। थोड़ी देर में भी वो होटल वाला अपना सारा कचरा पानी में फेंक देगा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर अपनी भी कोई इज्जत है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी इज्जत। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे एक मुर्दा आदमी का मजाक बनाने से नहीं रोकती तुम्हें। हम जैसे गरीब लोगों का मजाक उड़ाना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है अरे सर। देखो, मेरा ये मतलब नहीं था, माफ करना। देखिए सर, आप मेरे हुनर की बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हैं। आपने किसी कोयले के खदान में काम करने वाले आदमी को देखा है? जब वो शाम को घर वापस लौटता है तो उसके आँख, कान, नाक, मुंह पर हर जगह कोयले की धूल लगी होती है। या फिर नहीं, उसके शरीर पर हमेशा दूसरों के ही बाल लगे रहते हैं। या फिर डॉक्टर, सर आपको पता है डॉक्टर अपने हाथ कहाँ बस करो। या फिर किसान अपने पैर, जबकि सर मैं तो पानी से ताल्लुक रखता हूँ। पानी गीला होता है, साफ और स्वच्छ। सर, मुझे घर जाकर नहाना नहीं पड़ता। आप अपने बारे में ऐसा कुछ बता सकते हैं? अच्छा, अब मैं यहाँ खड़ा होके तुम्हारे साथ अपने नहाने धोने की बात करूंगा, है ना? तुम तो हद करते हो। टैक्सी! टैक्सी! आप पछताएंगे। एक शाम आप वापस यहीं आइएगा, एक मजेदार ढूंढा करने के लिए बेचैन। तब आपको मैं यहाँ नहीं मिलूंगा। हाँ, मैं अल्टा जा रहा हूँ, वहाँ मेरा शो बुक है। वो रहे खबरदार। अब अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तो बता रहा हूँ, भड़वागिरी का इल्जाम मैं अंदर करा दूंगा। देखिए सर सुनिए, मैं तो भड़वागिरी नहीं करता हूँ सर। मैं तो जल संबंधित मनोरंजन से ताल्लुक रखता हूँ। डूबना जल संबंधित मनोरंजन नहीं होता है। तुम नहीं रुको, बताता हूँ तुमको। सर, तो जा रहा हूँ ना सर। जो मेरा आइए सर।
वैसे वो आपको किस बारे में परेशान कर रहा था? सर देखिए, शायद ये आपको सुनकर अटपटा लगे, मगर वो मुझसे खुद को डूबता देखने के लिए 3 रूबल मांग रहा था। स्ट्रेंज, ये तो सरेआम चोरी है। बिल्कुल। 3 रूबल? हाँ। इसके लिए तो 60 कॉपिक से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इससे 1 कॉपिक ज्यादा दिए बिना बढ़िया से बढ़िया डूबना देख सकते हैं सर। 3 रूबल? ये मजा? सर अरे आप यहाँ आइए। देखिए वहाँ उस ब्रिज पर 2 भाई रहते हैं जो 1 रूबल में आपको डबल डूबना दिखाएंगे। आपको मोल भाव करना आना चाहिए सर। पर सर ये मोल भाव की बात नहीं है। 3 रूबल? वहाँ पिछले हफ्ते ही 3 रूबल में 14 लोगों ने पूरी की पूरी टाइटैनिक डुबा कर दिखा दी। और 10 रूबल में तो सर पूरी की पूरी नेवी आपको डूब कर दिखा देगी। एक मजेदार डूबना देखने के लिए 60 कॉपी से ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा। आप ही ज्यादा मत दीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। Have a nice evening, sir. आ गया, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। अभी मैंने उस हवलदार को जाके देखा। आपने उससे क्या कहा सर? क्या कहा? मैंने उसे सब सच बता दिया कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब है। अगर दुर्भाग्य से उसकी दिमागी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब है। खैर, मुझे गिरफ्तार नहीं कराने के लिए शुक्रिया। सर, अब मैं आपको अपना सबसे चीप रेट बताता हूँ। तो मुझे गिरफ्तार नहीं कराया ना सर, 90 कॉपिक्स बस आपके लिए। 90 कॉपिक्स? साले चोर, लुच्चे, मैं तुझे बेवकूफ नजर आता हूँ। 60 कॉपिक्स, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। 60 कॉपिक्स? हाँ। सर एक डूबना के लिए सिर्फ 60 कॉपिक्स? लेकिन सर इसमें मेरा प्रॉफिट कहाँ है सर? 40 कॉपिक्स का तो मेरा टॉवेल आ जाता है। 40 कॉपिक्स तो मैं उसे दे देता हूँ जो मुझे पानी से बाहर निकालता है। इसमें तो मेरा शुद्ध घाटा है सर। इससे अच्छा तो मैं सही में डूब जाऊँ। देखो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझ गए? 60 कॉपिक, आगे तुम्हारी मर्जी। सर अब आपसे क्या मोल भाव करना। चलिए 60 कॉपिक्स ही सही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरी औलाद ये बताओ कहाँ खड़ा हो? थैंक यू सर, थैंक यू। वो सर, वो जो ऊंची जगह है ना, वहां से आपको सारा एक्शन साफ साफ दिखाई देगा। अरे पर वहाँ तो काफी अंधेरा है, मतलब सब ठीक से दिखाई तो देगा ना? जी, अंधेरा ही तो खेल को दिलकश बनाता है। और वैसे असली मजा तो आखिरी के 10 सेकंड में आएगा। अच्छा सर, मैं जब पानी से तीसरी बार ऊपर आऊं तो आप अपना गला फाड़ कर चिल्लाइएगा, पॉपनी चप्सकी, पॉपनी चप्सकी, ठीक है? पर ये पॉप की पुचकी है कौन? सर वही तो मुझे पानी से बाहर निकालता है। मुझे तैरना नहीं आता सर। तुमको तैरना नहीं आता है? तुम पानी में कूदोगे? यही तो इस खेल का असली मजा है। पॉपनी चप्सकी हमेशा आखिरी समय तक इंतजार करता है और फिर पानी में कूदकर मुझे बाहर निकालता है। वो उस होटल में बैठकर पी रहा होगा। पॉपनी चप्सकी नाम मत भूलिएगा। अच्छा सर, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ कूदो चल। एक और बात सर, क्या? अगर आपको मेरा खेल पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा। तुम कूदो यार। मैं चलता हूँ सर। हाँ। 1
19 साल का था। प्यार की राहों में ना सिर्फ नादान था बल्कि अनाड़ी भी था। मैं इतना शर्मीला था कि सोचता था कि दुनिया की शुरुआत से ही कभी कोई औरत पूरी तरह से बेपर्दा नहीं। शादी ब्याह तो छोड़िए, मैं प्रसव के मामले में भी सोचता था कि ये पति पत्नी के जोर से हाथ मिलाने की वजह से होता है। पर खैर, मेरे पिता एक शानदार इंसान थे और अपने ख्यालों में काफी आजाद थे। सो मेरी 19वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने मुझे प्यार की बारीकियों से तय कराना समझा। वो मुझे अपने साथ ले ये देखने के लिए कि कहीं कोई मेरी नादानी का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ न बना। तो फर्ज कीजिए मेरे पिताजी मुझे आवाज दे रहे हैं, अंतोषा, अंतोषा, कहाँ हो अंतोषा? अंतोषा, वहां अंधेरे में क्या कर रहे हो? और ये पिल्ले की तरह कांपना बंद करो। चलो बाहर आओ, बचपना छोड़ो, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। पापा, क्या है? मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ। तबीयत खराब है? बीमार हो? क्या परेशानी है तुम्हें? वो तो पता नहीं, सोचने की। डर, जवानी का डर, बस यही एक बात। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। आप मेरी उम्र के भी थे पापा। मैंने तो हमेशा बुजुर्ग देखा है। तुम मेरी उस उम्र का अंदाजा लगा सकते हो जब मैं पहली बार एक औरत के साथ था। आप औरत के साथ थे पापा? बिल्कुल, मैं एक औरत के साथ था। जो मर्द पिता बनते हैं वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक औरत के साथ जरूर रहे होते हैं। उसी औरत के साथ थे? अरे उसी औरत के साथ नहीं। तुम अपने जवान दोस्तों से ऐसी वैसी बातें नहीं करते? करते हैं ना हमेशा, लेकिन वो बातें करते करते हम इतने उतावले हो जाते हैं, कुछ सुन ही नहीं पाते। एक मर्द के लिए बहुत जरूरी है कि वो प्यार की राहों में तजुर्बा हासिल करके ही शादी करे, वरना जिंदगी के कुछ कीमती साल रास्ता ढूंढने में ही बर्बाद हो जाते हैं। हाँ। मुझे कुछ सा रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, ये सब मर्द बनने का हिस्सा है। अब पहले तुमने चलना सीखा, फिर बात करना सीखा, और अब ये सीखने का वक्त है। आपको पूरा यकीन है मैं ठीक से चल फिर सकता हूं? बिल्कुल, इससे बहुत कुछ माना जा सकता। अब मैं नहीं चाहता कि तुम जवान होने का इंतजार करते करते बूढ़े हो जाओ। अब तुम एक औरत के साथ अपने पहले तजुर्बे के लिए अंदर चलोगे या फिर मुझे तुम्हें कोई सजा देनी हो? पापा, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पर कोई अच्छे चाल चलन वाली औरत मिलेगी। देखो बेटा, हम वैसे भी यहाँ अच्छे चाल चलन वाली औरतें नहीं ढूंढ रहे। वैसे ही दुनिया में पहले से ही बहुत अच्छे चाल चलन वाली औरतें हैं, इसलिए हम जैसे अच्छे चाल चलन वाले मर्दों को यहाँ आने की जरूरत पड़ी। चले अब काम पर लगे। चलो। पापा, मैं आपका हाथ पकड़ लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम अपने बाप की उंगली पकड़ के यहाँ मर्द बनने नहीं जा सकते। तुम्हारे पास पूरी रात नहीं पड़ी। तुम्हारी माँ 9 बजे तक हमारी वापसी की उम्मीद कर रही है। तुम्हारे पास हाँ, बालिग होने के लिए सिर्फ 1 घंटा और 10 मिनट बाकी, बस। तो इसका मतलब माँ को मालूम है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? तुम क्या समझते हो? मैं इतना बेवकूफ हूँ? अरे मैंने तुम्हारी माँ को बताया था कि हम ठंडी ताजी हवा का सैर करने जा रहे हैं। और जब वो देखेंगी कि मैं बालिग हो गया हूँ तो उन्हें शक नहीं होगा? अरे ये दिखाई नहीं देता। तुम्हारे सर पे कोई सींग नहीं निकल आएंगे। हाँ, इसको करने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर हो सकती है। बस चले, चलो। अब क्या है? मर्द बनने का कोई और तरीका नहीं है?
वाकई नहीं करना चाहते? क्या मैं तुम्हें घर ले चलूं? मुझे घर ले चलो पापा। तो ठीक है, घर ही चलते हो। जब तक तुम तैयार ना हो जाओ किसी तालाब में ना तैरा या फिर डुबकी बजाओ। बेटा को बच्चा। पापा क्या आप नाराज होंगे? नहीं क्या आप मुझ नाखुश होंगे? नहीं क्या आप मुझ पे फक्र करोगे? नहीं। तो ठीक है, फिर मैं करूंगा। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। वेरी गुड। चल पापा अगर मुझे पसंद आया तो हम फिर से कर सकते हैं ना? अरे मैं तुम्हें छोड़ने नहीं देता। एक आजाद ख्याल बाप होना कितना मुश्किल काम है। Good evening, gentlemen. आराम से बेटा, आराम से। पापा ये टीचर है? किस्मत लगती है। हमारी किस्मत अच्छी तो ये हमें मिल गई। ये तो जन्नत की रूह है ना बेटा। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी ट्यूशन का इंतजाम करके आता हूँ। तुम यहीं रुको। पापा क्या मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं कर सकता? अरे डॉक्टर साहब खेला बंद करो। खेला बंद करो। जाओ डॉक्टर साहब। सर को जाना बंद करो। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। सीधे खड़ा हो जाओ। गुड इवनिंग मैडम। प्लीज। कितना हसीन मौसम। अप्रैल की एक सुहानी शाम। हाँ, वाकई। क्या ये अप्रैल है? हाँ मैं भी कई महीनों बाद बाहर निकली। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे तो ऐसे मामलों में पड़े हुए मुझे काफी अरसा हो गया है, पर मैं आपसे एक नाजुक मसले पर चर्चा करना चाहूँगा। 30 rubles. हैं? इतना नाजुक मसले के लिए 30 रुपए? देखिए, ये मेरे लिए तो ठीक था, पर मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ। वो देखिए, वो रहा। काफी नौसिखुआ है। ये भी 30 rubles ही लगेगी। यहाँ कोई स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक 19 साल के लड़के के लिए 30 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 15 रुपए में काम चलेगा? 15 rubles? 15 rubles में तो मैं लोरी ही सुना सकती हूँ। वैसे मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। गुड बाय। ठहरो। अच्छा, वो गरीब हालात। देखो, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। मैं उसे एक खूबसूरत तोहफा देना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो? एक झुनझुना कैसा रहेगा? देखो, मजाक छोड़ो। मेरे जमाने में मैंने इसी गली में यहाँ हसीन लड़के के साथ वक्त गुजारा था। मिल्का, द मिल्क मेड कहते थे उसे। वो तो अभी ये तो है। अगर आप चाहते हैं तो 3 rubles में भी तैयार हो। एक मिनट ना। मीका, मीका डार्लिंग। अरे नहीं, नहीं, मीका। अरे नहीं, अरे रुको, क्या करती हो? बुढ़िया को मेरी बच्ची के लिए बुला रही हो? पापा क्या मैं तैयार हूँ? एक मिनट। एक दिन मैं सौदेबाजी कर रहा हूँ। देखिए, बड़ा ही प्यारा लड़का है, नाजुक और मासूम, बेहतरीन किस्से सुनाता है। आपको बहुत मजा आएगा। मुझे मजा आएगा। वाकई? पापा क्या है? मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है पापा। तो उछलो, कूदो, दौड़ो, भागो, कुछ भी करो, सब्र रखो। अरे 19 साल इंतजार किया है, कुछ पल और नहीं रुक सकते। अपना बंद करो। और एक कॉपी भी ज्यादा है। नो। देखिए प्लीज, मैं अपने बेटे की पढ़ाई पर कितना कुछ खर्च करने को तैयार हूं। प्लीज, मेरे बेटे के खातिर। ठीक है। वैसे आप बहुत अच्छे और समझदार बाप हैं। और इस
बेहद खुशी होगी अगर शाम की रंगीनियां खत्म होने के बाद तुम मेरे बेटे से ये कह दो, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पापा। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पापा। क्या आप कुछ मोमबत्तियां भी पसंद करेंगे? इतना करने की जरूरत नहीं। देखो, मैं बस नरमी और दरिया दिली चाहता हूँ, थोड़ी नरमी और कुछ नहीं। It's all right. मैं ऊपर इंतजार करूं। दूसरी मंजिल पर बाई ओर दूसरा दरवाजा। और हाँ, मैं हल्की सी खुश। शुक्रिया। आजकल की लड़कियां कितनी समझदार होती हैं। या यूं कहना चाहिए कि आप जैसे मर्द जो मुझे मेरे पेशे पर फक्र महसूस करवाते हैं। यकीनन ये एक बहुत बढ़िया नर्स बनती तो सब कुछ तय रहा बेटा। वो तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही है। इन लोगों से सौदेबाजी करना कोई आसान काम नहीं। हाँ हाँ, चलो जाओ। वो तुम्हारा ऊपर दूसरी मंजिल पर बाईं ओर और दूसरे दरवाजे पे इंतजार कर रहे हैं। जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ। सुनो, जल्दबाजी मत करना, आराम से, आराम से, आराम से। जाओ। वेरी गुड। पापा, क्या मैं उससे कुछ कहूँ? जैसे क्या? जैसे हेलो। हाँ, हेलो ठीक रहेगा। गुड बाय भी अच्छा रहेगा। चलो जाओ, जाओ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ जाओ। पापा, क्या आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? इतनी मोटी रकम दे रहा हूँ। जल्दी जाओ वरना वो मुझसे ओवर टाइम मांगेगी। जाओ जाओ जाओ। ओके पापा, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ। वेरी गुड। अरे अब क्या है? कितने मजे की बात है ना पापा। जब इन सीढ़ियों से मैं वापस नीचे उतरूंगा तो आपका नन्हा एंटोशा नहीं रहूंगा, बल्कि जवान एंटोन बन जाऊंगा। एंटोन द मैन। थैंक यू पापा। वेल, गुड बाय। अंतोषा, रुको बेटा। अंतोषा, इधर आओ बेटा। अब क्या पापा? इधर आओ, इधर इधर। मैं सोच रहा था तुम अपने 19वें सालगिरह पर एक बाइसिकल लेना पसंद करोगे। देखो, तुम्हारे पास जवान होने के लिए पूरा 1 साल पड़ा है। ठीक, 1 साल। क्या कहते हो? ठीक है पापा। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम कौन सी कलर की बाइसिकल लेना पसंद करोगे? ब्लैक वाली, बढ़िया वाली। वेरी गुड। मैं तुम्हें ब्लैक वाली ही दिलवाऊंगा। सुनो, इस बारे में मम्मी से कुछ मत कहना। टीका के बारे में? अरे बदमाश, तुमने कब सुन लिया? उम्मीद है मैंने अपने पिताजी की जो तस्वीर आपके सामने पेश की उसमें मेरा प्यार झलक रहा हो। मैं अपने प्यारे पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर फिर भी उनके साथ, जैसा कि बाकी पात्रों के साथ जिनकी जिंदगियां आज रात मैंने आपके साथ बांटी, मुझे एक धोखे का एहसास है। दिन भर के काम के बाद जब मैं अपना कलम नीचे रखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैंने अपने दोस्तों की जिंदगियों से कुछ अनमोल रस चुरा लिया। और जो बात मेरे ज़मीर को सबसे ज्यादा सताती है वो ये कि आज मुझे लिखने में बहुत मजा आया। जाने से पहले हम किस बारे में बात कर रहे हैं?
बिल्कुल पहले पहल इवान इलिच चेरनियाकोव की कहानी से पहले। ओ हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि लिखना छोड़ने के बाद मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या करना चाहूंगा। मजे की बात है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा और आज की रात आपके सामने खड़े हुए मैं पूरी तृप्ति और शांति के एहसास के साथ कह सकता हूं कि मुझे शक है मैं वही काम कर रहा हूं। आने के लिए शुक्रिया। अगली बार जब आप यहां से गुजरे तो मिलने जरूर आइएगा। टिल देन, गुड नाइट। इस कहानी के अंत का एक विकल्प और भी। अगली बार जब आप यहां से गुजरे तो उम्मीद करता हूं कि आप 5 मिलियन रूबल्स के वारिस बने। टिल देन, गुड नाइट वंस अगेन। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले मैं आपको अपने पात्रों से मिलवाता जाऊं, तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शशांक आनंद। Thank you.